नमस्कार। आज तारीख है 19 फरवरी 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। हम ग्रेट निकोबार में एक विशाल प्रोजेक्ट की बात करेंगे जहां विकास और पर्यावरण बिल्कुल आमने सामने हैं। फिर हम कश्मीर चलेंगे यह देखने कि क्या टूरिज्म वाकई आतंकवाद की जड़ों को कमजोर कर सकता है। इसके बाद हमारा फोकस एआई पर होगा, जिसके दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ ये सामाजिक न्याय का हथियार बन सकता है और दूसरी तरफ वही एआई कॉपीराइट कानूनों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। और आखिर में हम अपने ही संस्थानों के अंदर झांकेंगे। क्या हमारी अदालतें वाकई देश की विविधता को दर्शाती हैं? और ये भी कि क्यों दुनिया का सस्ता तेल भी भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इन्हीं सब उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लेख है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। इसे हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिल गई है। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ा विकास का प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरी की पूरी टाउनशिप। लेकिन इससे लेकर इतनी गहरी चिंताएं क्यों हैं? देखिए, चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस पैमाने पर बन रहा है ना, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। ये एक क्लासिक विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई है। अच्छा। एनजीटी ने इसे ये कहकर मंजूरी दी है कि इसमें सभी पर्यावरण सुरक्षा के उपाय किए गए हैं और देश के लिए इसका रणनीतिक महत्व है। ये शब्द मैंने भी देखा लेख में, रणनीतिक महत्व। हाँ, और इसी रणनीतिक महत्व शब्द के पीछे बहुत कुछ छिपा है। सरकार का कहना है कि इसी वजह से वो हर बात पूरी तरह से खुलकर नहीं बता सकती। रणनीतिक महत्व एक तरह का ब्लैंक चेक बन गया है जिसके नाम पर किसी भी सवाल को टाला जा सकता है। लेकिन पर्यावरणविद तो ठोस सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे लेख में प्रशांत महासागर के बनाबा द्वीप का एक बड़ा दर्दनाक उदाहरण दिया गया है। उसका यहाँ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा और सच कहूं तो डराने वाला है। पहले चिंताओं की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। 9 लाख? हाँ, और वो भी 130 वर्ग किलोमीटर के ऐसे प्राचीन जंगल में जो हजारों सालों से वैसा का वैसा है। ये लेदरबैक कछुओं और समुद्री मूंगों यानी कोरल्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब आते हैं बनाबा द्वीप पर। जी। 20वीं सदी में वहां फॉस्फेट का खनन शुरू हुआ। आर्थिक तर्क ये था कि इससे बहुत फायदा होगा। नतीजा, पूरा द्वीप बर्बाद हो गया और वहां के मूल निवासियों को जबरदस्ती 2000 किलोमीटर दूर फिजी में बसा दिया गया। वो उदाहरण एक चेतावनी है कि जब आप सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक फायदे को देखते हैं तो इंसानी और पर्यावरणीय कीमत कितनी भयानक हो सकती है। ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। और निकोबार में भी तो शोम्पेन और निकोबारी जैसी जनजातियां रहती हैं जो बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई हैं। उन पर इसका क्या असर होगा? क्या उनकी सहमति ली गई है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेख साफ कहता है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत इन समुदायों के अधिकारों का पूरी तरह से निपटारा नहीं हुआ है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ आदिवासी परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उन पर दबाव डालकर समर्पण प्रमाण पत्रों पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। दबाव डालकर? मतलब ताकि वे अपनी जमीन प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दें? बिल्कुल। ये सहमति नहीं, ये एक तरह से मजबूरी में ली गई मंजूरी लगती है। एक मिनट, मुझे ये बात समझ नहीं आई। अगर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण की रक्षा के लिए बनी संस्था है तो उसने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कैसे कर दिया? क्या रणनीतिक महत्व का तर्क पर्यावरण से भी बड़ा हो गया है? आपका सवाल ही इस पूरे लेख का सार है। लेख का निष्कर्ष यही है कि एनजीटी ने स्वतंत्र रूप से इन चिंताओं की जांच करने के बजाय सीधे सीधे सरकार की मूल्यांकन प्रक्रिया पर, आप कह सकते हैं, भरोसा कर लिया है। मतलब असली खतरा सिर्फ इस प्रोजेक्ट से नहीं है? नहीं, खतरा इस बात से है कि हमारे पास कोई ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था ही नहीं है जो सरकार के दावों को निष्पक्ष रूप से चुनौती दे सके। जब वॉचडॉग ही आंख मूंद ले तो फिर आप शिकायत लेकर कहां जाएंगे? सही बात है। तो ग्रेट निकोबार में हमने देखा कि कैसे विकास के नाम पर स्थानीय लोगों और पर्यावरण की अनदेखी हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर विकास को ही स्थानीय लोगों से जोड़ दिया जाए? कश्मीर में कुछ इसी तरह की एक अलग कोशिश हो रही है। हाँ, वहाँ टूरिज्म को आतंकवाद का जवाब बनाने की बात चल रही है। ये एक बिल्कुल अलग मॉडल है ना? एकदम अलग। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद। उस हमले के बाद प्रशासन ने 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए थे। हाँ, मुझे याद है। अब उन्हें धीरे धीरे खोला जा रहा है। लेख का मूल तर्क यह है कि टूरिज्म तभी कामयाब होता है
जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, टूरिस्ट सुरक्षित महसूस करें और दूसरी, स्थानीय लोगों को इससे सीधा और भरोसेमंद पैसा मिले। मतलब जब लोगों की रोजी रोटी टूरिज्म से जुड़ जाती है तो वो खुद शांति बनाए रखने में भागीदार बन जाते हैं। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या सिर्फ कुछ होटल और टूर गाइड की नौकरियां देने से दशकों का अविश्वास और आतंकवाद की पूरी चेन खत्म हो जाएगी? कहीं इस समस्या को जरूरत से ज्यादा आसान बनाना तो नहीं है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और लेख भी सिर्फ होटल खोलने की बात नहीं कर रहा। सरकार की जो 2 आयामी योजना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर केंद्रित है, जैसे टिकटिंग, परमिट, मेडिकल सुविधाएं और नए ट्रेल्स बनाना वगैरह। हाँ, लेकिन लेख एक तीसरा और शायद सबसे जरूरी आयाम जोड़ता है, साझा पर्यावरण शासन। साझा पर्यावरण शासन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ सरकार फैसले ना ले, बल्कि स्थानीय लोगों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करें। कश्मीर की असली दौलत उसकी कुदरती खूबसूरती है ना? बिल्कुल। तो लेख का सुझाव है कि सिर्फ स्वयंसेवी अभियानों पर निर्भर रहने की बजाय स्थानीय लोगों के लिए भुगतान वाली नागरिक भूमिकाएं, मतलब पेड सिविक रोल्स बनाए जाएं। पेड रोल्स जैसे ट्रेल्स की देखभाल करना, कचरा मैनेजमेंट देखना, टूरिस्ट गाइड बनना, या जंगली जानवरों और इंसानों के बीच के टकराव को कम करने में मदद करना। अच्छा। जब 100-200 परिवारों को सीधे टूरिज्म से तनख्वाह मिलेगी तो शांति और सुरक्षा उनकी अपनी जरूरत बन जाएगी। तब आतंकवाद को स्थानीय समर्थन मिलना अपने आप कम हो जाएगा। ये तो एक तरह से आर्थिक प्रोत्साहन के जरिए अलगाववाद की जड़ों पर हमला करने जैसा है। वही तो। वाह। अब जो अगला टॉपिक है वो तो मेरे लिए भी चौंकाने वाला था। हमें लगता है कि कॉपीराइट कानून कलाकारों की मदद के लिए है, लेकिन हमारे पास एक लेख है जो कहता है कि यही कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के विकास को रोक रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल, और ये आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। लेख की शुरुआत एक ऐसी कहानी से होती है जो इस समस्या को सीधे दिल पर पहुंचाती है। हाँ, वो दृष्टिबाधित व्यक्ति वाली कहानी। जी, वो एक किताब को सुलभ ऑडियो फॉर्मेट में खरीदना चाहते थे, लेकिन कानूनी वजहों से ऐसा नहीं कर सके। ये कॉपीराइट मैक्सिमलिज्म का एक उदाहरण है, जहां कानून का अक्षरशः पालन उसके मूल उद्देश्य यानी ज्ञान के प्रसार को ही रोक रहा है। और एआई के आने से ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी को सीखने के लिए अरबों पन्नों का डेटा पढ़ना पड़ता है। हाँ, जिसमें कॉपीराइट वाली किताबें, लेख सब कुछ शामिल है। तो क्या एआई का सीखना ही गैर कानूनी है? मौजूदा कानूनों के हिसाब से कई देशों ने ये एक ग्रे एरिया है और कुछ में तो साफ तौर पर गैर कानूनी है। इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एआई एक स्टूडेंट है जिसे दुनिया की सारी किताबें पढ़कर सीखना है। कॉपीराइट कानून कहता है, नहीं, तुम इन किताबों की फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते, भले ही तुम उन्हें बेचने नहीं, सिर्फ पढ़ने और सीखने जा रहे हो। अच्छा, तो अब वो स्टूडेंट सीखेगा कैसे? यही सवाल है। वेब सर्च इंजन और एआई ट्रेनिंग के लिए वेबसाइटों को क्रॉल करना पड़ता है, यानी उनकी एक कॉपी बनानी पड़ती है, जो तकनीकी रूप से कॉपीराइट का उल्लंघन है। तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि एआई तो किसी कविता को कला के रूप में नहीं पढ़ता, वो तो बस शब्दों के पैटर्न और आंकड़ों को समझता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसी फर्क को समझते हुए जापान, सिंगापुर और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने अपने कानूनों में टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग यानी टीडीएम के लिए विशेष छूट दी है। अच्छा, जापान का कानून तो बहुत ही शानदार है। वो कहता है कि मशीनें किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उसका मकसद कृति में व्यक्त विचारों या भावनाओं का आनंद लेना नहीं है। वाह, ये तो मशीन के इस्तेमाल और इंसान के इस्तेमाल के बीच एक साफ लकीर खींचता है। बिल्कुल। लेखक का सुझाव है कि भारत को भी ऐसा ही एक लचीला कानून अपनाना चाहिए, वरना हम एआई की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई एआई की कानूनी उलझन। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक और लेख है जो एआई को सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर देखता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? और यही एआई का सबसे दिलचस्प पहलू है। तकनीक अपने आप में न अच्छी है न बुरी, ये एक औजार है। सही बात है। आप हथौड़े से घर भी बना सकते हैं और किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। बिल्कुल। ये लेख एआई के सकारात्मक इस्तेमाल पर जोर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का ई-श्रम प्लेटफॉर्म। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। इसने करोड़ों मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा है। इसमें एआई का क्या रोल है? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस बनाया है। बहुत बड़ा डेटाबेस है ये तो। हाँ, अब इसमें एआई को जोड़ा जा रहा है।
एआई इस विशाल डेटा का विश्लेषण करके ये बता सकता है कि किस मजदूर को किस तरह के काम की ज़रूरत है, उसे कौन सा स्किल सीखना चाहिए या उसके लिए कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजना सबसे फायदेमंद होगी। मतलब ये सरकारी मदद को अंधेरे में तीर चलाने के बजाय लेजर टारगेटेड बना सकता है। बिल्कुल यही। लेकिन एक चिंता यहाँ भी है, क्या इस तरह की तकनीक अमीरों और गरीबों के बीच के खाई को और नहीं बढ़ाएगी? जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है वो इसका फायदा उठा लेंगे और बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। हाँ, ये एक बहुत बड़े और वास्तविक चिंता है। लेख भी मानता है कि पहुंच में भारी असमानता है। एक स्टडी के मुताबिक अमीर देशों में लगभग 1/3 नौकरियों पर जनरेटिव एआई का असर पड़ेगा, जबकि गरीब देशों में सिर्फ 11.5% पर। ओहो। इसका मतलब है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एआई मौजूदा असमानताओं को और भी गहरा कर सकता है। इसीलिए सरकार को एआई मिशन के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक सुरक्षा में भी भारी निवेश करना होगा, ताकि तरक्की की इस ट्रेन में सब सवार हो सकें, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा न रह जाए। बिल्कुल। ये सिस्टम को ठीक करने वाली बात हमें हमारे अगले 2 विषयों पर लाती है। पहला, हमारा न्याय का सिस्टम। एक निजी सदस्य विधेयक अदालतों में जजों की नियुक्ति में विविधता लाने की मांग कर रहा है। पहले ये समझते हैं कि अभी जजों को चुना कैसे जाता है और उसमें दिक्कत क्या है। अभी जजों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम से होती है। इसे 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था ताकि जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल कम हो सके। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ वरिष्ठ जज मिलकर तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो बचाई, लेकिन इस पर अक्सर अपारदर्शी होने और भाई भतीजावाद के आरोप लगते रहे हैं। यानी जजों को चुनने का काम खुद जज ही कर रहे हैं। इससे सरकार का दखल तो रुक गया, पर एक तरह से दरवाजे अंदर से बंद हो गए और बाहर वालों को पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं। तो विविधता की कमी कितनी बड़ी समस्या है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2018 से 2024 के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त जजों में से सिर्फ 20% SC, ST और OBC समुदायों से थे। सिर्फ 20%, जबकि देश में उनकी आबादी कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम और धार्मिक अल्पसंख्यकों का 5% से भी कम है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी बेंच यानी न्यायपालिका भारत की सामाजिक सच्चाई को नहीं दर्शाती। तो ये बिल क्या बदलना चाहता है? ये 2 बड़े और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव चाहता है। पहला, ये कहता है कि SC, ST, OBC महिलाओं और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये एक तरह का न्यायिक आरक्षण होगा। अच्छा, और दूसरा ये सुझाव देता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सिर्फ दिल्ली में न हो, बल्कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में भी क्षेत्रीय बेंचें बने, ताकि केरल या असम में रहने वाले एक आम आदमी को इंसाफ के लिए हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली आने पर मजबूर न होना पड़े। बिल्कुल, ये न्याय को लोगों के करीब ले जाने की एक कोशिश है। और अब सिस्टम और रुकावटों की बात करते हुए अपने आखिरी विषय पर आते हैं। वेनेजुएला का तेल बाजार में वापस आ गया है और वो सस्ता भी है। लेकिन भारतीय रिफाइनरियां उसे खरीदने में हिचकिचा रही हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह पूरी तरह से तकनीकी है। तकनीकी? हाँ, वेनेजुएला का कच्चा तेल शहद जैसा गाढ़ा और भारी होता है, जबकि हमारी ज्यादातर रिफाइनरियां पानी जैसे पतले और हल्के तेल को प्रोसेस करने के लिए बनी हैं। अच्छा। तकनीकी भाषा में इसे हाई विस्कोसिटी और हाई एसिडिटी वाला कच्चा तेल कहते हैं। इसमें धातु और नाइट्रोजन जैसी गंदगी भी ज्यादा होती है। तो इन तकनीकी दिक्कतों का असर क्या होता है? क्या इसे बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से। एक तो इसे सीधे मशीन में नहीं डाल सकते, इसे दूसरे अच्छे तेल के साथ 10-15% मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरा, इसके एसिड और गंदगी से रिफाइनरी के पाइपों और मशीनों में जंग लगने का खतरा होता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्च और समय दोनों बढ़ जाता है। मतलब भले ही तेल सस्ता मिले, उसे साफ करने और प्रोसेस करने की लागत इतनी बढ़ जाती है कि सौदा फायदेमंद नहीं रहता। सीधी सी बात है। इसके लिए पूरी रिफाइनरी को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा खर्चा है। तो भारत सरकार का इस पर क्या रुख है? देखिए, 2019 तक हम वेनेजुएला से काफी तेल खरीदते थे, पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रुक गया। अब दोबारा शुरू तो हुआ है, लेकिन नाम मात्र का। हमारे कुल आयात का सिर्फ 1-2%। सिर्फ 1-2%? हाँ, विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम हर विकल्प देख रहे हैं, लेकिन
तकनीकी चुनौतियों और वेनेजुएला की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए हमारी कंपनियां कोई बड़ा दांव लगाने को तैयार नहीं है। मतलब वो एक ऐसे सौदे में नहीं फंसना चाहती जहां तेल तो सस्ता हो पर सिरदर्द महंगा पड़े। बिल्कुल। तो आज हमने निकोबार के नाजुक पर्यावरण से लेकर एआई के जटिल कोर्ट तक और कश्मीर की वादियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक कई मुद्दों पर गहराई से बात की। इन सब में एक धागा जो मुझे बार बार दिखा वो है संतुलन साधने की चुनौती। बिल्कुल, हर जगह एक ही संघर्ष है, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, टेक्नोलॉजी और इंसानी मूल्यों के बीच संतुलन, आर्थिक फायदे और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन, और हमारे संस्थानों में परंपरा और सुधार के बीच संतुलन। हर कहानी इसी सही तालमेल को खोजने की कोशिश है। और आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में अटक गया है। जब हम विकास या प्रगति की बात करते हैं तो हम असल में किसकी प्रगति को माप रहे हैं? क्या ये सिर्फ जीडीपी के आंकड़े हैं, कुछ नए एयरपोर्ट और पोर्ट है, या इसमें आम इंसान की भलाई, पर्यावरण की सेहत और समाज का इंसाफ भी शामिल है? ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। अगली बार तक के लिए विचार करते रहिए।